तो हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस यानी सोलर सिस्टम, ये सिर्फ कुछ ग्रहों का झुंड नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा डायनामिक एम्पायर है जिसे सिर्फ एक तारे की ग्रेविटी ने बांध कर रखा हुआ है। तो चलिए आज इसी की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। तो भाई सौरमंडल आखिर है क्या चीज? देखिए, इसको एक बड़े से परिवार की तरह समझ सकते हैं। इस परिवार का जो मुखिया है वो है हमारा सूरज, और बाकी सब कुछ मतलब ग्रह, बौने ग्रह, कॉमेट्स, सब के सब बस उसकी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन ये तो हुई किताबी बात। असल में ये दिखता कैसा है, क्या है इसका नज़ारा? चलिए एक काम करते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है हर चीज के दिल से, यानी हमारे सूरज से। और ये कहानी ये कोई कल परसों की नहीं बल्कि लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। ये आंकड़ा जरा देखिए, दिमाग घूम जाएगा। पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास सिर्फ और सिर्फ सूरज के अंदर है। मतलब ग्रह, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड्स, ये सब कुछ जो है वो तो बस बचा खुचा एक तरह से मलबा है। असली चीज तो सूरज ही है। तो सवाल उठता है कि ये सब बना कैसे? जरा कल्पना कीजिए, आज से 4.5 अरब साल पहले की बात है। धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था जो अपने ही वजन से सिकुड़ने लगा। सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक घूमती हुई चपटी डिस्क बन गया और सारा माल मसाला मतलब सारा मैटर उसके सेंटर में जमा होने लगा। फिर धीरे धीरे इसी डिस्क के टुकड़ों से ग्रह बने और केंद्र में प्रेशर इतना बढ़ गया कि बूम, हमारा सूरज जल उठा। चलिए सूरज की इस भट्टी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने टूर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, इनर सोलर सिस्टम। एक ऐसी जगह जहां की दुनिया गर्म है, छोटी है और चट्टानों से बनी है। यहाँ हमें मिलते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये सब के सब रॉकी प्लैनेट्स हैं। क्यों? क्योंकि जब सौरमंडल बन रहा था तो सूरज के इतने करीब सिर्फ भारी चीजें जैसे पत्थर और धातु ही उसकी जबरदस्त गर्मी को झेल पाए। पानी और गैस तो भाप बनकर उड़ गए। इसीलिए यहाँ न तो कोई बड़े बड़े चांद हैं और न ही सैटर्न जैसे छल्ले। और हाँ, सूरज के पास होने का एक और मतलब है, रफ्तार। जरा देखिए, मर्क्यूरी जो सबसे पास है वो लगभग 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से सूरज का चक्कर लगाता है, और वहीं दूसरी तरफ दूर, बहुत दूर बैठा नेपच्यून सिर्फ 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की धीमी चाल से घूमता है। बस यही तो केपलर का नियम है, जितना पास उतनी तेज रफ्तार। ठीक है, अब इन चट्टानी ग्रहों को पीछे छोड़ते हैं और एक बहुत बड़ी खाई को पार करने वाले हैं। एक ऐसी बाउंड्री जो हमारे सोलर सिस्टम को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांटती है। इस बाउंड्री का नाम है फ्रॉस्ट लाइन या हिमरेखा, और ये हमारे सोलर सिस्टम की कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। देखिए, इस लाइन के अंदर सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पानी जैसी हल्की चीजें भाप बनकर उड़ गईं। बचा तो सिर्फ पत्थर और धातु। लेकिन इस लाइन के पार इतनी ठंड थी कि बर्फ ठोस रह सकती थी, और बस इसी बर्फ ने बाहरी ग्रहों को इतना बड़ा, इतना विशाल बनने में मदद की। और बस इसी एक लाइन की वजह से हमारे पास दो तरह का सोलर सिस्टम है। एक तरफ है छोटी, पथरीली, घनी दुनियाएं, और लाइन की दूसरी तरफ है गैस और बर्फ के बड़े बड़े गोले जिनके पास ढेरों चांद हैं और शानदार छल्ले भी। तो चलिए अब इस फ्रॉस्ट लाइन को पार करते हैं और ठंडे, विशाल आउटर सोलर सिस्टम में कदम रखते हैं। ये गैस और बर्फ के दानवों का इलाका है। यहाँ आते ही स्केल एकदम बदल जाता है। जरा सोचिए, अगर हम सूरज को एक तरफ रख दें तो बाकी बची हुई हर चीज, हर ग्रह, हर एस्टेरॉइड, उन सब का 90% से ज्यादा वजन सिर्फ जुपिटर और सैटर्न में है। सही मायनों में इस सिस्टम के असली बादशाह तो यही दोनों हैं। लेकिन ये सारे दानव एक जैसे नहीं हैं। जुपिटर और सैटर्न ये हैं असली गैस जायंट्स। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, मतलब उन्हीं चीजों से जिनसे हमारा सूरज बना है। वहीं यूरेनस और नेपट्यून ये थोड़े अलग हैं। इन्हें हम आइस जायंट्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी चीजों की जमी हुई बर्फ का एक बहुत बड़ा भंडार है। चलिए अब आखिरी जाने पहचाने ग्रह नेपच्यून को भी पार करते हैं और पहुंचते हैं उस इलाके में जो बहुत दूर है, बहुत ठंडा है और रहस्यों से भरा पड़ा है। यहाँ हमें मिलती है काइपर बेल्ट। इसको ऐसे समझिए कि ये अंदर वाले एस्ट्रॉइड बेल्ट का ही एक बहुत बहुत बड़ा और बर्फीला वर्जन है।
ये जगह बौने ग्रहों और अनगिनत बर्फीली चट्टानों का घर है। और इस बर्फीली दुनिया में कुछ बड़े मशहूर चेहरे भी हैं। एक तो है प्लूटो, जो नेपट्यून के साथ एक अजीब से ऑर्बिटल डांस में फंसा हुआ है। फिर है एरिस, जो प्लूटो से भी बड़ा है और इसी की खोज के बाद ग्रह की परिभाषा पर बहस छिड़ गई थी। और एक है होमेया, जो इतनी तेजी से घूमता है कि उसका शेप खिंचकर अंडे जैसा हो गया है। मतलब हर किसी का अपना अलग ही स्वैग है। और अब हम पहुंचते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बिल्कुल आखिरी किनारे पर, ऑर्ट क्लाउड। देखिए, इसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये बस एक थ्योरी है। माना जाता है कि ये बर्फ के खरबों टुकड़ों का एक बहुत बड़ा गोलाकार बादल है, जिसने हमारे पूरे सिस्टम को चारों तरफ से घेर रखा है। और वो जो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होते हैं ना, जो हजारों साल में एक बार दिखते हैं, वो शायद यहीं से आते हैं। तो ये तो था हमारे सोलर सिस्टम का टूर। पर अब जरा और पीछे हटते हैं और एक बड़ा सवाल पूछते हैं। इस विशाल गैलेक्सी में हमारा एड्रेस क्या है? तो ये है हमारा कॉस्मिक एड्रेस। मिल्की वे गैलेक्सी के ओरायन सिग्नस आर्म में एक छोटे से लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड के अंदर हमारा सोलर सिस्टम। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितनी बड़ी जगह में एक कितने छोटे से हिस्से में रहते हैं। लेकिन इस सब कुछ में जो इतना स्टेबल, इतना शांत दिखता है, एक छिपा हुआ सच भी है। वो ये कि हमारा सोलर सिस्टम अरबों सालों से ऐसा चलने के बावजूद टेक्निकली केओटिक है। मतलब ये हमेशा ऐसा ही शांत रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भविष्य में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसी सवाल के साथ ये सफ़र ख़त्म करते हैं। हमारी ये जो ब्रह्मांडीय स्थिरता है, ये जो नाजुक सा बैलेंस है, जिसने जीवन को पनपने का मौका दिया, ये आखिर कब तक चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ये घर, ये सोलर सिस्टम कितना कीमती और कितना अनोखा है।